नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम आपको क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने पर बोर्ड में दिख भी रहा होगा। आज हम आपको जियोग्राफी से संबंधित उस फटाफट सीरीज में लेकर आए हैं जो आपका एग्जाम के तहत ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हमने क्या किया है कि जियोग्राफी से संबंधित उस फटाफट सीरीज को लेकर आए हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा इन प्रश्नों को कंफ्यूज होकर गलत कर देता है। तो चलिए आज हम फटाफट की सीरीज में चलते हैं। अपने समय को ना गंवाते हुए हम अपना समय पूरा पढ़ाई पर फोकस करते हैं और देख लेते हैं कि आज की जो ये फटाफट सीरीज है ये जियोग्राफी से संबंधित है और इसमें जियोग्राफी से संबंधित उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं चलेगा। आपको पहले से मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं क्योंकि ये जियोग्राफी से है, इसमें पूरे जियोग्राफी से संबंधित कहीं से भी प्रश्न टपक सकते हैं। और आप चलिए देखिएगा, आज हम ये देख रहे हैं पूरा जियोग्राफी से संबंधित। सबसे पहले हम ये बात करेंगे अक्षांश रेखा। जी हाँ, अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है। जी हाँ, क्या है, ये काल्पनिक रेखा है और इसकी संख्या कितनी है, 181 है। अगर इसमें दो ध्रुवों के पॉइंट को हटा देंगे तो कितना बचेगी, 179, 79 बचेगी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और देशांतर रेखाओं की संख्या, जी हाँ, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। जी हाँ, देशांतर रेखा कितनी है, 360 है। ये सब एकदम काल्पनिक रेखा है, प्राकृतिक रेखा नहीं है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 1 डिग्री को पार करते हैं, जी हाँ, 1 डिग्री को पार करते हैं तो कितना मिनट समय लॉस होता है, 4 मिनट। जी हाँ, कितना होता है, 4 मिनट। 15 डिग्री को पार करेंगे तो कितना, 1 घंटे का समय लॉस होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं रेखाओं पर तो 4-4 मिनट का हर देशांतर रेखा पर जो है परिवर्तन यानी बढ़ता चला जाएगा। और याद रखना, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, देशांतर रेखा का कार्य क्या होता है। जी हाँ, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। और ये ऐसे ऐसे ग्लोब पर खींची हुई आपको मिल जाएगी, जो कि इसकी संख्या कितनी बताई गई है, 100। देशांतर रेखा की कितनी बताई गई है, 360 बताई गई है। जबकि अक्षांश रेखा, जी हाँ, जबकि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी बताई गई है, 181। लेकिन इन दो पॉइंट को हटा देते हैं तो कितना बचेगी, 179 बचेगी। और याद रखना, इसी से अगर इस पर पहुंचेंगे तो 4 मिनट, यहाँ पर पढ़ेंगे तो 8 मिनट, फिर चलेंगे 12 मिनट। यानी यहाँ पर यदि 7 बजा है तो 1 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करेंगे, आगे जाएंगे तो 7:04 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 7:08 हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे 4-4 मिनट करके उसमें जुड़ता चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम पीछे की ओर आते हैं ये 4-4 जो है माइनस होता चला जा रहा है। याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूम रही है, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट है आपको सारे पॉइंट जो है यहाँ पर आज फटाफट सीरीज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो आज फटाफट की सीरीज चलाई जा रही है, आप उन सारे पॉइंट को एक एक करके देखिएगा। याद रखना, भारत में कितने तटवर्ती क्षेत्र है। जी हाँ, भारत के कितने तटवर्ती क्षेत्र हैं, तो याद रखना पश्चिमी तट। जी हाँ, पश्चिमी तट पे कितने राज्य है, पश्चिमी तट पे 5 राज्य है। पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। कौन कौन पश्चिमी, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। और इधर आएंगे तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब भारत के पश्चिमी तट पे कितने राज्य है, पासे पश्चिमी पासे 5। पूर्वी तट पे आएंगे तो कितने राज्य है, पूर्वी तट पर 4 राज्य है। इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने तो आप सारे प्रश्नों को एक एक करके उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। जी हाँ, याद रखना, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, सर्वाधिक। जी हाँ, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना, अगर आपके ऑप्शन में ये मिल रहा है कि पश्चिमी घाट, जी हाँ,
अगर ये मिलता है कि पश्चिमी घाट, तो याद रखना यही आपका आंसर होगा। अगर ये पूछता है कि कौन से राज्य में, तो इसका जो राज्य होगा याद रखना केरल। जी हाँ, कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में। अगर पश्चिमी घाट में ये पूछता है कि किस राज्य में है, तो वो राज्य है केरल। अगर केरल के अंदर जाता है तो कहां पर जाइएगा, याद रखना साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यहां पर, शांत घाटी यहां पर कहां पर है, साइलेंट वैली केरल में है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर 5 राज्य है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर राज्य की बात करता है तो केरल पर टिक कीजिएगा, जो भारत के सबसे नीचे छोर पर है। उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं भाई, ये फटाफट सीरीज चल रही है। इस फटाफट की सीरीज में आप तुरंत देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है। जी हाँ, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैंने इन सब का ट्रिक बना करके आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो है बता दिया है। आप जिसको नहीं पता है वो कृपया जाएगा, और हमारे YouTube चैनल पर ये सारी वीडियो इसमें बनी है। कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली भारत की नदी कौन है, तो याद रखना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी कौन है, माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, कांगो नदी। जी हाँ, कांगो और जायरे नदी, कांगो जायरे। और ये बताया जाए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी। जी हाँ, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, लिम्पोपो नदी है। याद रखना, उच्च दाब की पेटी कितने डिग्री पर पाई जाती है। जी हाँ, उच्च दाब की पेटी कितने डिग्री पर पाई जाती है, 30 से 35 डिग्री पर। जी हाँ, 30 से 35 डिग्री पर उच्च दाब वाली पेटी पाई जाती है। 30 से 35 डिग्री को ही अस्वक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्वक्षांश। अस्वक्षांश रेखा कहा जाता है। अस्वक्षांश रेखा किसको कहते हैं, 30 से 35 डिग्री को कहा जाता है। इस पे उच्च दाब की पेटी पाई जाती है। और यहां से ये पूछता है, निम्न दाब की पेटी कितने डिग्री पर पाई जाती है। जी हाँ, निम्न दाब की पेटी कितने डिग्री पर पाई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऐसे जैसे ही आप ग्लोब पर जाएंगे, आपको पृथ्वी के 2 भाग में काटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से आप जाएंगे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो बीच का ये क्षेत्र है, ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये निम्न दाब वाला क्षेत्र है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। निम्न दाब का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर हीट रहता है, यहाँ से वायु जो है सीधा ऊपर को प्लायन करती है, तो वहां पर कैसा दाब विकसित होता है, निम्न दाब विकसित होता है। और इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे 30 से 35 डिग्री पर, यहाँ पर क्या कैसा दाब पाया जाएगा, यहाँ पर उच्च दाब पाया जाएगा। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से जब हवा उठती है तो ऊपर जाके किससे टकराती है, बर्फ से टकराती है। और बर्फ से टकराने के बाद वो सीधा नीचे आती है, और नीचे कितने डिग्री पर आती है, 30 से 35 डिग्री पर बैठती है और नीचे आती है तो गर्म है, तो ऊपर से दबाव दोनों तरफ कहां मारता है, 30 से 35 डिग्री पर मारता है। इसलिए इसको बोलते हैं उच्च दाब की पेटी 30 से 35, निम्न दाब की पेटी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, यानी 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री। ये बीच वाला जो क्षेत्र है इसको डोल ड्रम कहा जाता है। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, विषुवत रेखी क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पतियां। जी हाँ, कैसी पाई जाती है, सदाबहार वनस्पतियां कहां पर पाई जाती है, विषुवत रेखी क्षेत्रों में। विषुवत रेखी क्षेत्रों में ही वर्षा होती है। कौन सी ऐसी रेखा है जिस पर प्रतिदिन बारिश होती है, तो याद रखना भूमध्य रेखा। यही भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पर प्रतिदिन बारिश होती है। और कैसी बारिश होती है, संवाहिनी वर्षा होती है 2 से 3 बजे प्रतिदिन। ये पूछता है कई बार, वह कौन सी ऐसी रेखा जिस पर प्रतिदिन बारिश होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, वह विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। इस पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो याद रखना इस पर जोरदार बारिश होती है, ताकि प्रतिदिन इस पे वर्षा होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। जी हाँ,
और आगे चलते हैं, ये देखते हैं उच्च दाब निम्न दाब हो गया। अब भारत के पड़ोसी, जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो चीन है। चीन को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य की सीमाएं चीन को स्पर्श करती है। कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? 5 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। नेपाल को कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो नेपाल को भी 5 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जी हाँ, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? नेपाल को स्पर्श करती है। पाकिस्तान को कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? पाकिस्तान को कितने राज्य की? 4 राज्य का, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंगू राज्य इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और अफगानिस्तान को एक ही राज्य की सीमा स्पर्श करती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये फटाफट सीरीज चल रहा है, जियोग्राफी से संबंधित चल रहा है। जियोग्राफी से संबंधित उन सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आप इसको देखिए और इसको देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। आप इसको फटाफट की दृष्टि से आप देखिए और देखिएगा आपकी जनजातियां, भारत में कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। जी हाँ, कौन जनजाति है? भील जनजाति है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये पहली है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी बड़ी जनजाति, याद रखना, दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? गोंड जनजाति। जी हाँ, कौन हो गई है? गोंड जनजाति। ये अब दूसरे नंबर पे आ गई है। और ये कौन से पहले नंबर पे आ गई है? भील जनजाति। दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन है? जी हाँ, दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन है? कौन है? थारू जनजाति। जी हाँ, थारू जनजाति, थारू जनजाति या दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाने वाली जनजाति है। और याद रखना, बक्करवाल, बक्करवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? बक्करवाल, बक्करवाल जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मीणा कहाँ पर पाई जाती है? जी हाँ, मीणा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक IAS अफसर मीणा, और मीणा भारत की सबसे साक्षर जनजाति। जी हाँ, भारत की सबसे साक्षर जनजाति कौन है? भारत की सबसे साक्षर जनजाति, साक्षर जनजाति की बात करें तो याद रखना, भारत की सबसे साक्षर जनजाति मीणा है। जी हाँ, कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखना, ये राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान की यह सबसे साक्षर जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। कहां पर पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये बताया जाए भाई, अब खान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कुछ खाने हैं? जावर खान कहाँ है? जी हाँ, जावर खान, जावर खान राजस्थान में सीसा जस्ता के लिए। जी हाँ, जावर खान राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? सीसा और जस्ता के लिए, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध खान है। कौन सी खान? जावर खान। और ये बताया जाए भाई, खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी खान, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में खेतड़ी। ये किस लिए है? तांबा की खान है, तांबा की। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी खान कौन है? खेतड़ी खान है। खेतड़ी खान कहाँ है? राजस्थान में है। मलाज खंड खान कहाँ है? जी हाँ, मलाज खंड खान, मलाज खंड खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस लिए है? मध्य प्रदेश में, तांबा के लिए। मध्य प्रदेश में कौन सी खान है? मलाज खंड खान, तांबा के लिए मध्य प्रदेश में। बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला खान कहाँ है? ये है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। किस लिए है? लोहे के लिए, लोहे की प्रसिद्ध खान है। एजुराइट किसका अयस्क है? एजुराइट, एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट। जी हाँ, एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट, ये सब किसका अयस्क है? तो याद रखना, एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट, ये सब तांबे का। जी हाँ, किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। भारत में सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मलाजखंड किस लिए खान प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध खान है। और ये बताया, जावर खान हो गया, खेतड़ी हो गया, मलाजखंड हो गया, बैलाडीला हो गया। अब क्या देखते हैं कि भारत में पन्ना खान। जी हाँ,
पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। जी हाँ, किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बेलारी खान कहाँ है? बेलारी खान कहाँ है? कर्नाटक में। किस लिए है? ये याद रखना, ये चांदी के लिए है। किस लिए है? चांदी के लिए। कोलार खान कहाँ है? कोलार कहाँ है? ये कर्नाटक में। किस लिए है? याद रखना, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? सोना यहाँ से निकाला जाता है, कर्नाटक की कोलार खान से। कोलार खान किस पहाड़ी पर है? तो याद रखना है ओरेकल पहाड़ी पर। जी हाँ, ओरेकल पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी खान प्रसिद्ध है? कोलार खान ओरेकल पहाड़ी पर स्थित है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको फटाफट सीरीज चल रही है, ताकि यहां से जो प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में एक एक करके पूरा आग लगा दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे मित्रों कि यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो आप सारे प्रश्नों को आप पूरा कर पाएंगे। बस केवल एक एक करके इसको देखते जाएं। बस सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला, जी हाँ, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन है? तो याद रखना एंथ्रासाइड। कौन है? एंथ्रासाइड कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। और ये कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किस जिले में? रिहायसी जिले में पाया जाता है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइड। या कोयले की सबसे उच्च क्वालिटी है, याद रखना, कोयले की सबसे निम्न क्वालिटी कौन है? पीट कोयला है। जी हाँ, और ये बताया कि भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? याद रखना, इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। भारत में लिग्नाइट कोयले के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए नेवेली खान। कौन सी खान? नेवेली खान प्रसिद्ध है लिग्नाइट कोयला के लिए। नेवेली खान कहाँ है? ये खान तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, वह चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, जो भी आपको पढ़ाएंगे, इसकी सबकी आपको एक फटाफट सीरीज देंगे। उस फटाफट सीरीज के माध्यम से आप देखिएगा, आप पढ़ने के बाद उन सारे टॉपिक्स को आप पूरा कर पाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि हम आपको वो देने वाले हैं जो आप ढूंढते रहेंगे। ऐसे प्रश्नों के संग्रह को आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। चलिए बताया जाए भाई, हरित क्रांति का पिता कौन है? हरित क्रांति। जी हाँ, हरित क्रांति का पिता कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। नीली क्रांति का संबंध, नीली, जी हाँ, नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से है। किससे है? मत्स्य से है। पीली क्रांति किससे है? पीली क्रांति सरसों से तिलहन, सरसों के उत्पादन से है। और रजत क्रांति, जी हाँ, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। किससे है? अंडा से है रजत क्रांति का संबंध। और ये क्या? भूरी क्रांति। जी हाँ, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला। जी हाँ, किससे है? मसाला से बादामी क्रांति। भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? केरल में होता है। जी हाँ, कहाँ होता है? केरल में होता है। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ होता है? जी हाँ, थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये भी केरल में होता है। मैंने इसकी एक ट्रिक बताया था, थोड़ा नरम काजू, थोरियम, रबर, नारियल, मसाला, ये सब कहाँ है? याद रखना, ये सब केरल। और याद रखना, थोरियम कहाँ से निकाला जाता है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, या केरल के बालू के तट से निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं मालाबार तट से निकाला जाता है। बालू की रेत से ये सब प्राप्त होते हैं। और प्यारे मित्रों, और भी आपको एकदम फटाफट सीरीज के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आपको मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब मिलेगा आपको। चलिए बताया जाए भाई, भारत की वह कौन सी नदियां हैं जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है? जी हाँ, भारत की वह कौन सी 3 नदियां हैं जो भारत से बाहर से आके प्रवेश करती है? कौन कौन है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। सिंधु है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियों का उद्गम कहाँ होता है? ये सब तिब्बत से निकलने वाली नदियां होती है। ये बताया जाए भाई, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन है? कावेरी की सहायक नदी। और कावेरी कहाँ से निकलती है? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, जी हाँ, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। और ये श्रेणी कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी सहायक नदी कौन है? याद रखना, कावेरी की सहायक नदी अमरावती,
हेमांगी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जी हाँ, किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की पवित्र गंगा, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की अगर बूढ़ी गंगा की बात करें तो गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। जी हाँ, नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। इसकी गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन है? पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब ये देखेंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। जी हाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा महाराष्ट्र के महाबालेश्वर श्रेणी से निकलती है। और याद रखना, इसकी सहायक नदियां कौन है? दूधगंगा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, सीना, वारणा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, लेकिन मैं आपके साथ आप हमेशा जुड़ा रहूंगा। ये गर्मी क्या है मेरे प्यारे मित्रों? उस गर्मी को आप याद करिए कि आपका पिता, आपका भाई इतनी मेहनत से आपको पैसा देता है। ये गर्मी उसके आगे कुछ भी नहीं है। अरे उस गर्मी को आप याद करिए जब हमारे पिताजी और आपके पिताजी खेत में काम करके जाते हैं तो उनका शरीर, उनका जरा देखिए, बनियान या जो भी पहनते हैं पूरा एकदम तराबोर रहता है। इसका मतलब कितना पसीना बहाकर आपको पैसा देते हैं कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा जो पैदा हुआ वारिस वो जीवन में कितना नाम रोशन करेगा, वो आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर जी रहे हैं। और प्यारे मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन सारे प्रश्नों को आप पूरा कीजिएगा और करने के बाद आप देखिएगा कि यहां से जो आने वाले टॉपिक्स है, आप सारे टॉपिक्स को आप पूरी तरह आप कवर कर पाएंगे। चलिए बताएं, मानक देशांतर। जी हाँ, मानक देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? मानक देशांतर रेखा जो हमारे टाइम जो 5.5 घंटा जो इंग्लैंड के समय से आगे चल रहा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक देशांतर। और कहां से लिया गया है? ये इलाहाबाद नैनी से गुजर रहा है मानक देशांतर। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज का जो सेशन मैंने आपको पढ़ाया है, ये फटाफट की सीरीज है। प्यारे मित्रों, मैं आपको जियोग्राफी से संबंधित और जो भी आपकी टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाएंगे। और मैंने आज सिर्फ आपको फटाफट की श्रेणी में जियोग्राफी से संबंधित उठने वाले उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज का सेशन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो जो बच्चे नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बच्चे और पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।